जिले के लोगों को एक बार फिर रेल सुविधाओं के नाम पर माननीय ने झुंझुना पकड़ा दिया है, लेकिन अपनी पीठ तो ऐसे थपथपा रही है जैसे कोई भारी काम कर दिया हो। कोविड काल से पहले की रेलवे समय सारणी से उलट पुरानी ट्रेनों को कोविड काल के बाद चलाने पर वाहवाही लूट रही सांसद की कार्यप्रणाली को लेकर जिले के लोग नाराज हैं, जबकि जिले के लोगों को दशकों से प्रतीक्षित गोंदिया से जबलपुर और कटंगी तिरोड़ी मार्ग के निर्मित होने के बाद इस मार्ग पर रेल चलाने का इंतजार है, लेकिन उसे प्रारंभ नहीं करवाकर पुरानी ट्रेनों के प्रारंभ होने पर सांसद स्वयं की पीठ थपथपा रही है। जानकारों की माने तो कोविड काल के पहले जैसी गोंदिया से कटंगी और गोंदिया से समनापुर के बीच ट्रेन चलाई जा रही थी, उस समय पर ट्रेन चलाई जाती तो इससे जिले के लोगों को गोंदिया से मिलने वाले नागपुर और रायपुर की बड़ी दूरी की ट्रेन कनेक्शन मिल पाता। लेकिन पुरानी और नई ट्रेन प्रारंभ होने से जिले के रेल यात्रियों को लंबी दूरी की ट्रेन कनेक्शन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोगों के लिए यह ट्रेनें महज गोंदिया से कटंगी और कटंगी से गोंदिया और गोंदिया से समनापुर और समनापुर से गोंदिया तक की यात्रा के लिए ही पर्याप्त है। जबकि कोविड काल के पहले प्रातः एक ट्रेन कटंगी से रवाना होकर चलती थी, जो प्रातः 8 बजे जिले के लोगों को गोंदिया छोड़ देती थी, जिससे गोंदिया से प्रातः 8:20 पर नागपुर के लिए रवाना होने वाली महाराष्ट्र एक्सप्रेस और रायपुर की ओर जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस का कनेक्शन मिल जाता था, जिससे जिले के लोगों के लिए दोनों ओर की यात्रा सुविधाजनक होती थी। लेकिन प्रारंभ की गई सभी ट्रेनों से गोंदिया से इन ट्रेनों का कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है। यह ट्रेन केवल से बालाघाट जिले के बीच आवागमन की दृष्टि से नजर आ रही है, जबकि जिले का अधिकांश वर्ग पढ़ाई, व्यवसाय और इलाज के लिए नागपुर, रायपुर की ओर जाता है, जिसके लिए प्रारंभ की गई और प्रारंभ की जाने वाली ट्रेनों का कोई औचित्य नहीं है। बहरहाल सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन का कहना है कि जिले के रेल यात्रियों को गोंदिया से लंबी दूरी का कनेक्शन मिल सके और कोविड काल के पूर्व चलने वाली समय सारणी के अनुसार ट्रेनों का संचालन हो, इसके लिए वह प्रयासरत हैं। वहीं गोंदिया से जबलपुर और कटंगी से तिरोड़ी के लिए रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालय से चर्चारत हैं, लेकिन सांसद बिसेन को शायद यह कहावत याद नहीं है, अब पछतात क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। बालाघाट जिले के जनप्रतिनिधियों की जिले के प्रति गंभीरता नहीं होने के कारण साधन संपन्न जिला आज भी सुविधाओं और विकास से कोसों दूर है, जबकि यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का उचित दोहन हो रहा है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के साथ ही जिले के रेल यात्रियों की सुविधाओं के प्रति जनप्रतिनिधियों की गंभीरता हमेशा ही गैर जिम्मेदार रही है, जिसके कारण विपक्ष को सत्ता में बैठे लोगों पर सवाल खड़े करने का मौका मिल जाता है। आगामी 15 नवंबर 2021 से गोंदिया कटंगी गोंदिया रूट पर 2 ट्रेन एवं गोंदिया समनापुर गोंदिया रूट के लिए 1 ट्रेन प्रारंभ की जा रही है। इन ट्रेनों के प्रारंभ होने से यात्रियों को गोंदिया से कटंगी के बीच एवं गोंदिया से समनापुर के बीच सफर करने में सहूलियत हो जाएगी। बालाघाट रेलवे स्टेशन के मुख्य स्टेशन प्रबंधक SM कुशवाहा ने 15 नवंबर से गोंदिया कटंगी गोंदिया एवं गोंदिया समनापुर गोंदिया ट्रेन के बीच नई ट्रेनों की समय सारणी जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि इन ट्रेनों से अन्य ट्रेनों के सीधे कनेक्शन गोंदिया से यात्रियों को मिल सकेंगे। अभी बालाघाट से गोंदिया से कटंगी दिन में 2 फेरे चल रहे हैं, एक सुबह एक शाम को, और आगे 15 तारीख से 2 फेरे और बढ़ने के लिए आदेश जारी हुए हैं जी। तो ऐसे गोंदिया से कटंगी के लिए 4 फेरे रहेंगे और 1 फेरा गोंदिया से समनापुर के लिए भी 15 तारीख से चलाया जाएगा। सर, पहले एक सुबह 4:30 बजे एक फेरा चल रहा है, जिससे लोगों को नागपुर रायपुर जाने के लिए आसानी होती थी। क्या अभी ऐसी कोई है टाइमिंग? नहीं, ऐसी अभी इसमें तो कोई भी ऐसा टाइमिंग नहीं है कि सुबह मॉर्निंग में यहाँ से 4, 4:30 बजे या 5 बजे कोई टाइमिंग नहीं। सर, तो सर अगर किसी को महानगर जाना है या बाहर जाना है तो क्या ऐसे इन ट्रेनों में टाइमिंग है जहाँ से लगी हुई ट्रेन मिल जाए? ये देखिए, यहाँ से 9 बजे, 10:15 बजे, इसके बाद 1 बजे, फिर शाम को 5 बजे और रात को 10:15 बजे ये गोंदिया की ओर जाने वाले टाइम 15 तारीख से अवेलेबल हो जाएगा जी। तो इनमें सब कोई वहाँ से ट्रेन मिल पाएगी डायरेक्ट कनेक्टिविटी की नागपुर रायपुर? कनेक्टिविटी और गोंदिया से क्या कनेक्टिविटी है, ट्रेन की कौन सी है? बहुत सारी ट्रेनें मिलेंगे कनेक्शन में। और सर इसके अलावा कोई और ट्रेन का प्रस्ताव है? बड़ी लाइन अभी तक तो कुछ नहीं है। जबलपुर बालाघाट? नहीं, अभी जबलपुर बालाघाट के बारे में कोई।
जिलाधिवक्ता संघ चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। संघ के चुनाव में खड़े प्रत्याशियों के लिए 11 नवंबर का दिन और रात नतीजों की रात साबित होगी। जिसने अपने प्रचार के बाद मतदाताओं को साध लिया, वह उस प्रत्याशी का परिणाम तय करेगा। 11 नवंबर की रात प्रत्याशियों के लिए करूं या मरूं वाली रात है, क्योंकि 12 नवंबर को प्रातः 10 बजे से 3 बजे तक मतदान और अपराह्न 4 बजे से मतगणना प्रारंभ हो जाएगी और देर रात तक जिलाधिवक्ता संघ के सभी चुनाव परिणाम सामने आ जाएंगे। जिलाधिवक्ता संघ के सबसे बड़े और रोमांचक चुनाव अध्यक्ष पद को लेकर है। चूंकि इस बार अधिवक्ता अनिल मंगलानी और प्रवेश मलिवार दो ही अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हैं और दोनों को ही संघ में कार्य करने का और बार का अनुभव है, जिससे अध्यक्ष का चुनाव दिलचस्प और संघर्षपूर्ण होने के आसार जानकार बता रही हैं। दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। 12 दिन के लंबे समय में संघ के चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशियों ने अपनी पकड़ पहुंच के साथ मतदाताओं से अपने पक्ष में समर्थन मांगने घर घर दस्तक दी। चूंकि जिले का सबसे बड़ा जिलाधिवक्ता संघ का चुनाव अपने आप में काफी मायने रखता है, जिसकी गूंज पूरे जिले में सुनाई देती है, जिसमें प्रत्याशियों का जीत कराना अपने आप में एक बड़ी जीत होती है और इस जीत को दर्ज करने प्रत्याशियों ने पूरे दमखम के साथ एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। हालांकि 11 नवंबर को भी पूरे दिन और रात प्रचार चलता रहेगा। प्रत्याशियों के प्रचार में कोई भी प्रत्याशी को कम नहीं आंका जा सकता। सभी ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बहरहाल अब परिणाम तय करेगा कि किस प्रत्याशी की प्रचार में ताकत थी और कौन प्रत्याशी प्रचार में कम पड़ गया। चूंकि जिलाधिवक्ता संघ के चुनाव में लालबर्रा, किरनापुर और लांजी के भी अधिवक्ता मतदाता हैं, जिससे प्रत्याशियों ने इन मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास भी किया है। इस दौरान जहां अधिवक्ताओं ने अपनी परेशानी व्यक्त की है, तो ऐसे कई ज्वलंत मुद्दे हैं जो अधिवक्ता संघ के चुनाव में खड़े प्रत्याशियों के सामने हैं। इस चुनाव में सबसे ज्यादा फोकस प्रत्याशियों का साथ ही अधिवक्ताओं को बार से मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं के साथ ही महिला अधिवक्ता और नए अधिवक्ताओं के लिए बैठक प्रमुख मुद्दा है, जिसका सामना भी प्रत्याशियों को प्रचार के दौरान साथी अधिवक्ताओं के माध्यम से करना पड़ा। इसके अलावा बार रूम में लाइब्रेरी में किताबों का अभाव और एक अदद शौचालय की जरूरत है, जिसके कारण अधिवक्ताओं को परेशान होना पड़ता है। वहीं वर्ष 2013 में नए कलेक्ट्रेट भवन के समीप नवीन न्यायालय भवन, जहां अधिवक्ताओं के लिए उचित स्थान मिलना है, उसका निर्माण भी बीते सालों से अटका पड़ा है। यह मुद्दा भी हमेशा चुनाव में उठता रहा है और हर बार जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में खड़े अध्यक्ष प्रत्याशियों ने इसकी दिशा में प्रयास का वादा किया, लेकिन वह वादा आज तक पूरा नहीं हो सका है। एक बार फिर इन विषयों और मुद्दों को लेकर प्रत्याशी आमने सामने हैं, जहां अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अधिवक्ता अनिल मंगलानी बिना किसी घोषणा पत्र के काम करने में विश्वास करने की बात को लेकर साथी प्रत्याशियों से मिल रहे हैं, तो वहीं अध्यक्ष पद के दूसरे प्रत्याशी अधिवक्ता प्रवेश मलिवार बाकायदा घोषणा पत्र के साथ अधिवक्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं। दोनों ही अध्यक्ष प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार बताए जा रहे पूर्व सचिव और वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल मंगलानी ने कहा कि उनका कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन मेरा वादा है कि मैं अपने साथी अधिवक्ताओं की हर समस्या और उनके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहूंगा। जहां भी साथी अधिवक्ताओं को उनकी ज़रूरत पड़ेगी, उनके साथ मैं हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर हर कदम पर जी जान से खड़े रहूंगा। हम अधिवक्ता भाइयों के लिए कोई नए नहीं हैं। हमेशा अधिवक्ता हेतु में समर्पित रहा हूँ। मैं अपने अधिवक्ता साथियों के साथ आगे बढ़कर काम करना चाहता हूँ। इसके लिए फिर मैंने चुनाव लड़ने का मन बनाया। अभी कोई एजेंडा लेकर मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। अधिवक्ता साथी जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत महसूस करेंगे, मुझसे सहयोग चाहेंगे, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ता रहूँगा। मैं अधिवक्ता साथियों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि यदि उन्होंने अपना नेतृत्व मुझे सौंपा तो मैं उनके लिए जी जान से मेहनत करूँगा, उनके साथ हर कदम पर खड़ा रहूँगा और अधिवक्ता हेतु में जितना भी हो सकेगा उतना सहयोग करूँगा। जैसे आपको विजय प्राप्त होती है और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, जैसे नई बिल्डिंग को लेके, वहाँ की शौचालय व्यवस्था को लेके और भी ऐसे अन्य मुद्दे हैं, तो इसमें कितनी प्राथमिकता आपकी रहेगी? देखिए क्या है, नई बिल्डिंग शासन की नीति है। नई बिल्डिंग बनाने का काम शासन से स्वीकृत हो चुका है। अब
फंड ना होने की वजह से अभी तक वो पूरा नहीं हो पाया है, पर जैसे ही हमारी विजय होती है तो मैं अपने अधिवक्ता साथियों के साथ पुनः इस और प्रयास करूंगा। जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व पदाधिकारी एवं सशक्त दावेदार अधिवक्ता प्रवेश मलेवार ने कहा कि संघ के चुनाव में मतदाता अधिवक्ताओं के सामने मैंने एक घोषणा पत्र दिया है जिसके अनुसार वह काम करेंगे। यदि मुझे प्रतिनिधित्व मिलता है तो सबसे पहले साथी अधिवक्ता की मृत्यु दावे को 20,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया जाएगा। जिला अधिवक्ता संघ बालाघाट में अभी द्विवर्षीय चुनाव हो रहे हैं जिसमें मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ और चुनाव के पश्चात अगर मैं विजय घोषित होता हूं तो मेरे द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया है उस पर तत्काल अमल में लाते हुए तत्काल ही जो अधिवक्ताओं की मृत्यु दावा राशि 20,000 रुपये थी मेरे द्वारा 50,000 रुपये कर दी जाएगी उनको तत्काल सहायता राशि। इसके अलावा जो वर्ष 2013 में नए कलेक्ट्रेट भवन के बाजू में 9 एकड़ 87 डिसीजन भूमि हमको मिली थी नवीन न्यायालय भवन के लिए, वो पिछले 2 वर्ष में कुछ भी काम नहीं हो पाया, वो हमारे पास त्वरित गति से उसको कार्य किया जाएगा बिल्कुल। इसके अलावा महिलाओं के बैठने के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी। न्यायालय परिसर के अंदर जो हॉल एक बना हुआ है जाली वाला, उसमें ऊपर एक हॉल और बनाया जाएगा सांसद महोदय विधायक महोदय की निधि से, उनके सहयोग से, और उसमें केवल महिलाओं के बैठने के लिए ही व्यवस्था की जाएगी। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में प्रत्याशियों के हर पद के लिए अलग अलग मतपत्र छपाए जाएंगे जो सभी अलग अलग कलर के होंगे। जानकारी के अनुसार सफ़ेद, पीला, हरा और गुलाबी कलर के होंगे। हालांकि चुनाव की गोपनीयता को देखकर पद अनुसार मतपत्र के कलर की जानकारी नहीं दी गई, लेकिन मतपत्र अलग अलग कलर के होंगे और प्रत्याशियों की संख्या के अनुसार मतपत्र में उनके नाम दर्ज किए जाएंगे। बताया जाता है कि मतगणना से एक दिन पूर्व अर्थात 11 नवंबर को नकली मतपत्र का प्रकाशन किया जाएगा। लोक आस्था का महापर्व छठ का हिंदू धर्म में अलग ही महत्व है। यह एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें न केवल उदयाचल सूर्य की पूजा की जाती है बल्कि अस्त होते हुए सूर्य को भी पूजा जाता है। महापर्व के दौरान हिंदू धर्मावलंबी भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर आराधना करते हैं। बिहार में इस पर्व का खास महत्व है। मान्यता है कि छठ देवी सूर्यदेव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। छठ के तीसरे दिन बुधवार को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। इसके बाद अगली सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ महापर्व का समापन हो जाएगा। श्रद्धालु अपहरण काल से ही नगर के वैनगंगा घाट पर पहुंचने लगी थी। पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में भक्ति व उत्साह चरम पर दिखा। आपको बता दें कि यह पर्व बिहार ही नहीं देश विदेश में उन सभी जगहों पर भी मनाया गया जहां बिहार की संस्कृति पहुंची है। छठ पर्व अकेला ऐसा पर्व है जिसमें डूबते सूर्य की पूजा की जाती है। यह पर्व कहता है कि फिर सुबह होगी और नया दिन आएगा। अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद अगली सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जिसमें व्रतधारी पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। प्रथम अर्घ्य और द्वितीय अर्घ्य के बीच का समय तप का होता है। यह समय प्रकृति को प्रसन्न करने का तथा उससे वर प्राप्त करने का माना जाता है। पौराणिक मान्यता अनुसार छठ पूजा आदिकाल से चली आ रही है और सर्वप्रथम सूर्यपुत्र कर्ण ने ही सूर्यदेव की पूजा कर छठ पर्व का आरंभ किया था, ऐसा कहा जाता है। छठ पूजा को लेकर अनेक कथाएं विद्यमान हैं, लेकिन लोक परंपरा के अनुसार कहा जाता है कि सूर्यदेव और छठी मैया भाई बहन का संबंध है एवं इसी के चलते सूर्य की आराधना की जाती है तथा पवित्रता के साथ व्रत करने वालों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। व्रत के विषय में जानकारी देते हुए व्रतधारी महिला आशा सिंह ने बताया कि छठ पर्व में सूर्य की पूजा की जाती है और यह 4 दिन का व्रत होता है जो कि सोमवार से प्रारंभ हुआ, जिसके तहत मंगलवार को निर्जला उपवास था और घर का शुद्धिकरण करते हुए भगवान सूर्य का पूजन किया गया, जिसमें उनके द्वारा घर, परिवार, समाज, देश की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई। वहीं बुधवार की शाम को वैनगंगा नदी में डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजन किया गया, जबकि गुरुवार की प्रातः उगते सूर्य का पूजन कर व्रत का पारण किया जाएगा। छठ पूजा एक महापर्व है। ये बहुत धूमधाम से इनकी पूजा की जाती है। 4 दिन तक का इनका व्रत रहता है। बाकी इनकी तैयारी महीना भर से पूरी कार्तिक भर चलते रहती है। जो अब हमको छठ पूजा में क्या करना है, हाँ, और उनकी उपासना 1 महीना तक चलते रहती है
और ये सबसे पहले नहाने खाने के दिन से शुरू होता है, जिस दिन लौकी की सब्जी, चावल और चने की दाल खा के इस व्रत को हम लोग सात्विक भोजन करके उपास रहते हैं। और दूसरे दिन भर का उपास रख के शाम को आम की लकड़ी में खीर बनती है, उसी को हम लोग भोग लगा के सूरज भगवान को और उसी की पारण उसको खाते प्रसाद के रूप में, और वही वितरण किया जाता है। और उसके बाद फिर तीसरे दिन निराहार व्रत, जल भी नहीं लेते इसमें भी। और आज का दिन ये पूरा व्रत करके आज डूबते सूरज की पूजा की जा रही है पहले, और उसके बाद कल इसकी पारण होगी उगते सूरज की पूजा करने के बाद। पांडरवानी पंचायत अंतर्गत सिवनी मार्ग पर बने जैन समाज के अहिंसा द्वार के पास शासकीय जमीन पर फैले अतिक्रमण को प्रशासन ने 10 नवंबर की सुबह हटा दिया। कार्यवाही के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो, इसलिए बड़ी संख्या में यहां पुलिस बल भी तैनात रहा। जानकारी के अनुसार पांडरवानी पंचायत अंतर्गत सिवनी मार्ग पर बने जैन समाज के अहिंसा द्वार के पास विगत कुछ समय से एक धर्म के असामाजिक तत्वों द्वारा धार्मिक उन्माद फैलाने और सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की मंशा से अहिंसा द्वार के नीचे शासकीय जमीन पर मुर्गी काटने की दुकान खोले जाने के लिए पक्का अतिक्रमण कर 4 दुकानें बनाई जा रही थी, जिससे जैन समाज की धार्मिक भावनाएं आहत होने पर इसकी शिकायत जैन समाज के प्रतिनिधियों द्वारा पांडरवानी पंचायत के सरपंच अनीश खान से करते हुए अहिंसा द्वार के पास स्थित शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई जा रही दुकानों को हटाए जाने की मांग शिकायत देकर की गई थी, जिसे सरपंच अनीश खान द्वारा गंभीरता से लेते हुए इसकी जानकारी कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, एसडीएम संदीप सिंह और तहसीलदार चौधरी को दी गई। वहीं निर्माण पर स्टे भी ला लिया गया था। बावजूद इसके असामाजिक तत्व रात के अंधेरे में निर्माण कार्य को पूरा करने में जुटे थे, जिसकी फिर मिली शिकायत के बाद 10 नवंबर को तहसीलदार श्री चौधरी और थाना प्रभारी अमित भावसार के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस अमले की भारी मौजूदगी में सुबह शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई जा रही दुकानों को हटाने का काम किया गया। इस दौरान किसी भी प्रकार के विरोध की आशंका पर पर्याप्त पुलिस बल मौजूद था। हालांकि अतिक्रमण हटाओ कार्यवाही शांतिपूर्ण रही और अतिक्रमण दस्ते ने बनाए गए अतिक्रमण को ध्वस्त कर शासकीय जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। इस मामले में ग्राम पंचायत पांडरवानी सरपंच अनीश खान ने दूरभाष पर चर्चा करते हुए बताया कि सिवनी मार्ग पर पंचायत क्षेत्र में निर्मित अहिंसा द्वार के पास असामाजिक तत्वों द्वारा मुर्गी काटने की दुकान स्थापित करने की मंशा से पक्का अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसकी जैन समाज द्वारा मिली शिकायत को लेकर कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार को शिकायत से अवगत कराकर अतिक्रमण हटाने को लेकर चर्चा की गई थी, जिसके तहत आज राजस्व और पुलिस अमले की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने शासकीय जमीन पर पक्का निर्माण कर किए जा रहे अतिक्रमण को हटाकर शासकीय जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। वहीं अहिंसा द्वार के पास बन रही मटन काटने की दुकानों को हटाए जाने के बाद जैन समाज ने भी खुशी जाहिर की है।